इंस्पेक्टर रमेश की सरकारी रिहाइशगाह वहाँ से ज्यादा दूर न थी। थाने की बाउंड्री वॉल अच्छी खासी बड़ी थी। इसके अंदर ही यानी थाने की इमारत के अकब में इंस्पेक्टर रमेश की सरकारी रिहाइशगाह थी। वहाँ पुलिस का सख्त पहरा था। मैंने चौकीदार को वापस जाने दिया। इसके बाद जैसे ही थाने की इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो मुझ पर बैक वक्त रोशनियों का सैलाब उमड़ पड़ा, मगर दूसरे ही लम्हे ठकाठक सलूट झाड़ने की आवाज़ें भी उभरी। रोशनियों के हीले हट गए। वो सारे इंडियन पुलिस एहलकार थे जो मुझे इंस्पेक्टर रमेश ही समझ रहे थे। मैंने भी सरेदस्त यही मुनासिब जाना कि अपनी असलियत इनके सामने आश्कार ना होने दूं। सर, आप इस वक्त कहाँ गए हुए थे, और वो भी अकेले? हमें पता भी न चला, एक एहलकार ने हैरत से मगर बाअदब होकर पूछा। हाँ, मैं एक अहम मिशन पर गया था और मेरा खामोशी से निकलना ही ज्यादा बेहतर था। मैंने जवाबन गंभीर आवाज से कहा, सर, अगर भगवान न करे वो कमीना जालिम दिलेर सिंह, बस रहने दो अब इस बात को, मैं इसकी खुफिया कमीनगाह का पता चला आया हूँ। मैंने इसकी बात काट कर पुरमतानत आमेज जोश से कहा। वो महज सर हिलाकर रह गया। इसके बाद मैं रिहाइश के मेन गेट से होता हुआ अंदर दाखिल हुआ, फिर मरकजी दरवाजे पर लगी कॉल बेल पर उंगली रख दी। मैंने इंस्पेक्टर रमेश से मिलने का इरादा कर रखा था ताकि जल्द अज जल्द डाकू दिलेर सिंह की खुफिया कमीनगाह के बारे में आगाह कर सकूं। जरा देर बाद दरवाज़ा खुला और सामने एक जवान औरत को देखकर मैं चौंक सा गया। मेरे चौंकने की वजह इसका खूबसूरत मगर आंसुओं से लबरेज चेहरा था। इसकी उम्र 30-35 से ज़्यादा न थी। रंगत साफ थी और चेहरा किताबी था। माथे पर तिलक था। इसके चेहरे से साफ आया था कि वह थोड़ी देर पहले खूब रोई है, बल्कि इस वक्त भी इसका शबाबी चेहरा आंसुओं से लबरेज था। मुझे देखकर जैसे वो अपना गम भूलकर बुरी तरह चौंकी। फिर इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। इस वक्त जहमत देने की माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसकी हैरत की वजह समझते हुए जल्दी से बोला। मुझे इंस्पेक्टर रमेश से मिलना है। इन्हें एक बहुत अहम और खुफिया नौयत की इत्तला देनी है। अंदर आ जाए। इसके लब कपकपाए और वो सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि मुझे अंदर आने का रास्ता दिया, और मैं गड़प से चौखट अबूर करके अंदर आ गया। आपका नाम? मेरे अंदर दाखिल होते ही इसने लुक्तन ज़दा लहजे में पूछा, और फिर मैंने अपना एक गलत नाम बताया, यानी अशोक कुमार। वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपकी सूरत मेरे पति रमेश से बहुत। वो इतना ही कह पाई थी कि न जाने किस बात पर इसका जी भर आया और वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। मैं परेशान सा हो गया और इसकी रोने की वजह पूछी तो इसने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए मुझे अपने साथ आने को कहा और उठकर एक कमरे की तरफ बढ़ी। मैं भी हैरान और परेशान सा उठकर इसके अकब में हो लिया। वो मुझे अपने बेडरूम में ले आई। सामने बड़े से आरामदेह बेड पर एक शख्स लेटा हुआ था। मैं इसे देखकर शशदर रह गया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी शक्ल सूरत मुझसे ही मिलती थी। एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं था, हत्ता के कद काट भी मेरे जैसा ही था। मैं समझ गया था कि यही इंस्पेक्टर रमेश है और ये औरत इसकी बीवी, मगर मैं ये समझ नहीं रहा था कि ये औरत रो क्यों रही है। वो मुझे यहाँ अपनी ख्वाबगाह में क्यों ले आई है। ये मेरा पति इंस्पेक्टर रमेश है, औरत ने बिलाखिर लरजते होंठों से कहा, मगर ये दिल का मरीज था। इन्हें अभी थोड़ी ही देर पहले दिल का दौरा पड़ा था और इनका देहांत हो गया। इसने बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पाते हुए बताया। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। मैंने फौरन आगे बढ़कर इंस्पेक्टर रमेश की लाश को बगौर देखा। इसकी नब्ज और सीने की धड़कन खामोश थी। आंखों की पुतलियां भी फैल चुकी थी। वो वाकई मर चुका था। दिल का दौरा इसके लिए मौत का पैगाम साबित हुआ था। मैं अब परेशान और मुतफक्किर सा हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। शायद तकदीर को यही मंजूर था। मैंने कलमा अफसोस अदा किया। हाँ, ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे 2 छोटे बच्चों के अलावा इस पूरे गांव अनूपगढ़ के लिए भी एक सान्या है, बल्कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वो बोली, हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैंने होले से मुस्तफ़ाना लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि आपके पति एक बहादुर इंसान थे। वो ख़ास तौर पर डाकू दिलेर सिंह की सरकोबी के लिए इस इलाके में ट्रांसफ़र करवाए गए थे। हाँ, वो अपने आदर्श के पक्के थे। वो गमज़दा लहजे में बोली। सरकार ने जैसे ही डाकू दिलेर सिंह की बढ़ती हुई खूनी वारदातों के बारे में सुना तो इनका तबादला यहाँ करा दिया। हालांकि इनसे पहले मुतअद्दिद पुलिस अफसरान ने न सिर्फ अपना तबादला कैंसिल करवाया था, बल्कि कुछ अफसरान डाकू दिलेर सिंह के गिरोह के हाथों मारे भी गए थे। मेरे बहादुर पति को जैसे ही ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने बिला चूं चरा हुक्म की तामील कर डाली। डाकू दिलेर सिंह ने इससे पहले अनूपगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। मेरे बहादुर पति ने यहाँ कचार संभालते ही डाकू दिलेर सिंह के इस बाजार को ख़त्म कर डाला, जिससे इसकी खूनी वारदातों में भी कमी आ गई और गांव वालों ने भी सुख का सांस लिया। मगर मेरे बहादुर पति ने डाकू दिलेर सिंह को हमेशा के लिए ख़त्म करने का पुख्ता इरादा कर रखा था।
लेकिन अब डाकू दिलेर सिंह की खूनी सरगर्मियों का आगाज़ दोबारा हो जाएगा। अनूपगढ़ पर जुल्म जबर का दोबारा स्याह अबर छा जाएगा। वो इतना कहकर रो दी। मैं गुमसुम खड़ा रहा। वो फिर रुंधे हुए लहजे में बोली, मेरे दोनों बच्चे अपने पिता से बहुत मोहब्बत करते थे। इन बेचारों को तो अभी तक अपने यतीम होने का इल्म भी नहीं है। मुझे तो अब ये सोच सोच कर होल आ रहा है कि विजय और पिंकी को जब इसका इल्म होगा तो इन मासूमों पर क्या बीतेगी। ये कहकर वो घुटी घुटी आवाज़ से रोने लगी। फिर शायद गम के बायस इसे चक्कर आ गए। वो गिरने लगी तो मैंने इसे थाम लिया और ख्वाबगाह से निकलकर दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया और एक सोफे पर इसे आहिस्तगी से बिठा दिया। फिर करीब पड़े जग से गिलास में पानी उंडेला और रमेश की बीवी के होंठों से लगा दिया। चंद घूंट भरने के बाद इसकी हालत कदरे संभली। मैं सामने सोफे पर विराजमान हो गया और गहरी सोच में गर्क हो गया। अचानक वो औरत मुझसे मुखातिब होकर बोली, अशोक साहब, मैं अपने बहादुर पति के मिशन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप इस आड़े और नाजुक वक्त में मेरा साथ दें तो न सिर्फ इससे दूसरे गरीबों का भी भला होगा बल्कि मेरे दोनों मासूम बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा, वरना वह दोनों टूट कर रह जाएंगे। मैं इसकी बात पर चौंक कर इसका चेहरा तकने लगा। इसकी आंखों में एक मासूम सी इल्तिजा थी। प्लीज़ अशोक साहब, आप मेरे पति का रूप धार लें। आप मेरी और गांव वालों की मदद करें। आप ज़रूर मेरे बहादुर पति के एक अच्छे दोस्त होंगे। ज़रूर इन्हीं की तरह बहादुर भी आप इंस्पेक्टर रमेश बन जाएं। बेशक आर्जी तौर पर ही सही, जब तक वो जालिम और खूनी डाकू दिलेर सिंह का खात्मा ना हो जाए तब तक मैं भी अपने दोनों बच्चों विक्की और पिंकी को जहनी तौर पर आमादा कर लूँगी कि वो यतीम हो गए हैं। औरत ये कहकर फिर रोने लगी। मैं इसकी बात पर दम बखुद होकर रह गया और सोचने लगा कि क्या मैं इंस्पेक्टर रमेश का किरदार निभा पाऊंगा। क्या इस तरह मैं अपने मिशन की भी तकमील जारी रख सकूंगा। मगर जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं ऐन इस वक्त यहाँ आन पहुँचा था। मुमकिन है इस खूनी डाकू दिलेर सिंह की मौत मेरे हाथों ही लिखी हो, जिसने बेगुनाह और मासूम लोगों का जीना दोबर कर रखा था। फिर इस बदनसीब औरत के छोटे मासूम बच्चे भी थे जो यकीनन अपने बाप से बहुत मोहब्बत करते होंगे और इसके कंधों पर खेलते होंगे। क्या बुरा था कि अगर मैं आर्जी तौर पर ही सही इंसानी भलाई की खातिर ये कदम उठा लेता। मगर इसमें औरत की तरफ से भी कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती थी या नहीं भी। बाहर तौर मैंने करीबन रजामंदी वाले अंदाज में इससे कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम कमला है, इसने हौले से पुरुम्मीद लहजे में बताया। देखिए कमला साहिबा, मैं सिर्फ इस खूनी डाकू दिलेर सिंह को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए आपकी बात मानने को तैयार हूं। और रही बात आप दोनों के बच्चों की, मैं कोशिश करूंगा कि आर्जी तौर पर ही सही मैं इनसे मानूस हो सकूं। लेकिन इस वक्त ये मसला है कि आपके पति रमेश की लाश का क्या किया जाए। इसके देहांत होने की बात राज में कैसे रखी जाए। मेरी बात पर पहली बार इसके चेहरे पर खुशी की रमक उभरी। वो बिलाशुबा बड़े हौसले वाली औरत थी। बाहर तौर वो बोली, अशोक साहब, आप इसकी चिंता ना करें, मेरा भाई नरेंद्र सब संभाल लेगा। मैं इसे एतमाद में लेकर सारी बात समझा दूंगी। बाज़ औक़ात इंसान के भले की खातिर कुछ कड़वे फैसले भी करने पड़ते हैं। मुझे अपने पति का मजबूरन इस तरह क्रियाक्रम कराना पड़ेगा। बस आप इंस्पेक्टर रमेश का रूप धार लें और सारे मामला संभाल लें। मैं आपको अपने पति के अंदाज व इतवार वगैरह के बारे में भी रहनुमाई दे दिया करूंगी। कमला ने अपने भाई नरेंद्र लाल के साथ निहायत राजदारी बरतते हुए सारे मामलात खुश उसलूबी से निपटा लिए थे। इसने उस वक्त फ़ोन करके शहर से अपने भाई नरेंद्र लाल को बुलवा लिया था। वो लाश का राजदाराना क्रियाक्रम करने के लिए रमेश की लाश को ले गया था। इसके बाद कमला ने मुझे अपनी पति इंस्पेक्टर रमेश कुमार के अंदाज व इतवार और अंदाज गुफ्तगू के बारे में समझा दिया। इसके दोनों बच्चे विजय और पिंकी बहुत प्यारे थे और मुझे इन मासूमों पर भी तरस आने लगा था जो बेचारे इतनी सी उम्र में यतीम हो चुके थे। विजय की उम्र सिर्फ 7 साल के करीब रही होगी और इसकी बहन पिंकी सिर्फ 1-1.5 साल इससे छोटी थी। वो दोनों मासूम मुझे ही अपना बाप समझ रहे थे। इनकी मुझसे मोहब्बत का अंदाज़ा होता था कि वो अपने मरहूम बाप से बहुत प्यार करते थे। वो मुझे पप्पा पप्पा कहते नहीं थकते थे। नाश्ते की टेबल पर जब मुझे पप्पा कहकर मुखातिब करते तो बेख्तियार इनकी बदनसीब माँ कमला की आंखों में आंसू भर आते। वो चेहरा छुपाकर उठकर चली जाती। बार तौर में इंस्पेक्टर रमेश की वर्दी में सीधा थाने पहुंचा था और पुलिस की भारी खेप लेकर खूनी डाकू दिलेर सिंह की कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। डाकू दिलेर सिंह की जब मैंने बर्बरियत की दास्तानें सुनी तो खुद मेरे अंदर भी इस मौजी को नेस्त नाबूद करने का जज्बा खुद बेदार हो गया। हमने डाकू दिलेर सिंह की खुफिया कमीनगाह पर रेड किया, मगर वो इससे पहले ही अपने ग्रोह समेत मफरूर हो चुका था। मैं इसकी वजह जानता था, मगर मैं अब पीछे नहीं हट सकता था।
मैंने डाकू दिलेर सिंह के पीछे मुखबिर लगा दिए थे। इंस्पेक्टर रमेश के बहरूप में मुझे चंद रोज़ ही हुए थे, मगर इसका मतलब ये न था कि मैं अपने असली मिशन से हट गया था। इंस्पेक्टर रमेश का बहरूप भरने का मुझे फ़ायदा भी हुआ था, और वो ये कि इस तरह मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था और मैं बआसानी अपनी असल मिशन की तकमील भी कर सकता था। मगर इससे पहले मैं डाकू दिलेर सिंह का किस्सा निपटाना चाहता था। एक रोज़ मुझे इत्तला मिली कि डाकू दिलेर सिंह के गिरोह ने अनूपगढ़ से करीबन 15 मील दूर एक गांव पर हमला किया है, बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है और लूट मार भी की है। मैंने इसी वक्त पुलिस फोर्स ली और मज़कूरा गांव की तरफ आंधी तूफान की तरह रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर लोगों ने मुझे डाकू दिलेर सिंह के फरार होने वाले रास्ते से आगाह किया। मैं पुलिस फोर्स समेत मज़कूरा समेत रवाना हो गया। जल्द ही हमने एक छिद्रे जंगल में इसके गिरोह को जा लिया। जो ही दिलेर सिंह का गिरोह पसपाई अख्तियार करने पर मजबूर होने लगा तो मैं डाकू दिलेर सिंह को छापने के लिए इसके ताक़ुब में रवाना हो गया। मेरे पास इंडियन सरकारी जीप थी। मेरे साथ 4 अदद खाकी वर्दी में पुलिस के आदमी भी थे। मैंने दिलेर सिंह की तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर वो छलावा फरार होने में कामयाब हो चुका था। बहरतौर मुझे इस ऑपरेशन में इस कदर तो कामयाबी हुई थी कि इसके गिरोह के आधे से ज़्यादा साथियों को जहन्नुम हासिल कर दिया था और बाकी जो ज़ख्मी साथी बचे थे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गांव के मासूम लोग मेरी इतनी कामयाबी पर भी बहुत खुश थे। कमला भी बहुत खुश थी। बेशक डाकू दिलेर सिंह अभी पकड़ा तो नहीं गया था, मगर उसका गिरोह बिखर चुका था। मुझे आज अपने इस फैसले पर खुशी हो रही है कि मैंने आपका इंतखाब गलत नहीं किया। एक रोज़ शाम की चाय पीने के दौरान कमला ने खुश होकर मुझसे कहा। मैं कोशिश किया करता था कि इससे कम बात करूं, इसलिए मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया। ताहम मुख्तसरन जवाब दिया, मैं बहुत जल्द डाकू दिलेर सिंह का भी खात्मा करके ही रहूँगा। चाय पीने के बाद मैं ख़ुद को विजय और पिंकी में मशगूल कर लिया करता था। इस दौरान मैंने एक बात महसूस की थी कि कमला मुझे कभी कभी बहुत गहरी और सोचती हुई निगाहों से देखा करती है। अगर एक औरत मर्द की निगाहों का मफ़हूम फ़ौरन जान लेने की सलाहियत रखती है तो मर्द भी ये सलाहियत रखता है कि बाज़ औक़ात वो एक जवान औरत की मखसूस हालत में गहरी सोचती निगाहों का मतलब जान सके। वो मुझे अशोक नामी हिंदू ही समझे हुए थी, जबकि मैं मुसलमान था। अगर इसके दिल और दिमाग में कोई चोर था तो ये इसकी भूल थी। मैंने बहरहाल अपना दामन बचाए रखा था। कसूर कमला का भी नहीं था। मैं इस पर बदकिरदार औरत का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। वो यकीनन मेरे चेहरे पर अपने शौहर रमेश कुमार का चेहरा देख रही थी। इस पर मुतज़ाद मेरी सूरत भी रमेश से हैरत अंगेज़ तौर पर मुमासलत रखती थी। अगर वो मेरे बारे में ऐसे चोर ख्यालात अपने दिल में रखती थी तो एक फितरी अमर था। इसमें इसे बुरा समझने की कोई बात न थी। हम दोनों के मज़हब जुदा थे और सबसे अहम बात ये कि मैं अपने वतन की बका की खातिर यहाँ एक ख़ास मिशन पर आया था। यही सबब था कि मैं कमला से कतराने की कोशिश करता था। अलबत्ता दिखावे की खातिर मुझे मजबूरन इसके साथ साथ रहना पड़ता था। मेरा ख्याल था कि मेरी बेरुखी से कमला मायूस होकर बिलाखिर मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल देगी, लेकिन ऐसा न था। इसके अंदर मज़ीद सरकशी उतर आई। एक रोज़ तो हद हो गई। मैं बच्चों के साथ सोया करता था। जब वो सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में आ जाता था, जहाँ मैं तन्हा सोता था। इस वक्त भी जब विजय और पिंकी सो गए तो मैं अपने कमरे में आकर बेड पर दराज हो गया। मैं अपने ख्यालात में खोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने कमला खड़ी थी। इसके चेहरे के तासुरात अजीब व गरीब हो रहे थे। अगर मैं इसे अंदर आने के लिए रास्ता न देता और कई कदम पीछे न हट जाता तो वो किसी बैरूनी चोर जज्बे से मलगूब होकर मुझसे लिपट जाती, क्योंकि इसके अंदर आने का अंदाज ही ऐसा था। तुम मुझसे क्यों दूर भागते हो, बताओ मुझे। वो अजीब हिजाल लहजे में बोली। तुम मेरे पति का दूसरा जन्म हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ही मेरे पति रमेश हो। इस पर अजीब सी कैफियत सवार थी। मुझे इससे अब इखलाकी तौर पर खौफ महसूस हो रहा था। फिर वो बेख्तियार आगे बढ़कर मुझसे लिपट गई। मैं बुरी तरह बौखला गया। वो मुझे चूमने लगी। मैंने इसे परे धकेल दिया तो वो फिर भी बाज न आई और दोबारा मेरी तरफ लपकी। मैंने इसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बेख्तियार रोती हुई मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मेरा ख्याल था कि अगले रोज़ वो मुझसे अपने पागलपन की माफ़ी मांगेगी, मगर ऐसा ना हुआ। जब दोनों बच्चे स्कूल चले गए तो मेरे गले का हार बनते हुए इठलाती हुई बोली, तुम कितनी ही बेरुखी बरतो मुझसे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें मेरी तरफ मुतवज्जा करने पर मजबूर कर डालेगी। अब तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे गहरी तशवीश ने आन लिया था। मैंने अब संजीदगी से इस मसले पर गौर करना शुरू कर दिया कि मैं इसे अपने बारे में कम से कम अपनी हकीकत तो बता दूं कि मैं एक हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूं। शायद इस तरह वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बिलाखिर मैंने एक दिन तंग आकर इसे ये हकीकत बता दी कि
मैं एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान हूँ। इसे फिर भी यकीन न आया तो मैंने इसे सुनाने के लिए कलमा पढ़ डाला। तब मैंने देखा कि इसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। वो यकायक सन्नाटे में आ गई। दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे के तासुरात नफरत आमेजी में बदल गए। इसकी सुरमई आंखों में जहाँ मेरे लिए मोहब्बत के समंदर ठाटे मारते थे, यकलख्त नफरत की चिंगारियां फूटने लगी। मैं इसकी बदलती कैफियत पर दंग रह गया। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ फौरन। छी छी, अपना शरीर भी रगड़ रगड़ कर धोना पड़ेगा। जाओ दफा हो जाओ। वो हलक के बल चिल्लाई। मैं इसका ये कमीनापन देखकर गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर आफियत इसी में जानी कि यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ, और मैंने ऐसा ही किया। वक्त सफ़र में सरकारी बंगले से निकला और खामोशी से अनूपगढ़ के लारी अड्डे पर जा पहुंचा। मेरे पास थोड़े बहुत रुपए थे जो कमला ने ही दिए थे। मैं लारी अड्डे पर पहुंचा और अहमदाबाद जाने वाली बस में सवार हो गया।